अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज का दिन अगर आप कह लें तो ख़बरों के हवाले से बड़ा ही हेक्टिक डे था। दो बड़ी ख़बरें बैक वक्त जो है वो रावलपिंडी से आई हैं और दोनों ही बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक ख़बर जो है वो साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से है, जिसमें ISPR ने कहा है कि उनके खिलाफ जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है और उसके साथ साथ उन्हें फौजी तहवील में ले लिया गया है। एक तो हम आज के वीलाग में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और दूसरी बड़ी खबर जो है वो बानी PTI जो है उन्होंने एक मीडिया टॉक की है अडयाला जेल में। जो उनके खिलाफ केस था उसकी समाअत के दौरान जो कहा है कि जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो शुरू करने जा रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। और इस हवाले से उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उन्हें नहीं दी जाएंगी और अगर ऐसा किया गया तो वो उसके खिलाफ स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल देंगे। तो आज का वीलाग बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं और बात करते हैं इन दो मौजूआत पे। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होने का। ये कार्रवाई कैसे शुरू हुई? तो किस्सा शुरू होता है जो टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ से कि टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई की गई। उसके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की गई उसके खिलाफ उनके मालिक मोइज़ अहमद ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड उस वक्त हाजिर सर्विस थे और अब रिटायर हैं फैज़ हमीद, उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। उस केस की बुनियाद क्या थी और उस केस में क्या हुआ? सबसे पहले तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं जावेद सुमरो, हम जावेद सुमरो से जानेंगे कि उस केस की बुनियाद क्या थी और उसमें क्या हुआ? देखिए फैसल उस केस के अंदर ये मामला था 2018 का, जब मुईज़ अहमद ने एक ह्यूमन राइट्स सेल के अंदर एक दरख्वास्त दी। उस दरख्वास्त को फिर कुछ अरसे के लिए पेंडिंग रखा गया। पेंडिंग रखने के बाद उस वक़्त के चीफ जस्टिस थे मियाँ साकिब निसार साहब। उन्होंने फिर उस ह्यूमन राइट्स की जो दरख्वास्त थी, जिसका नंबर HR 82928 था, उसके ऊपर उन्होंने फिर चैम्बर में अपील करके वो ह्यूमन राइट्स की जो दरख्वास्त है वो खारिज कर दी थी और फैज़ हमीद साहब को उन्होंने क्लियर कर दिया था। लेकिन ये मामला वहाँ रुका नहीं। मुईज़ अहमद इस केस के पीछे पड़े रहे। फिर जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने अपना जो ओहदा संभाला, तो फौरी तौर पर हमें भी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। फिर ये केस दोबारा उठा। 3 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल। उन्होंने इस दरख्वास्त को पर सुना और इसमें जो हियरिंग हुई थी, उस हियरिंग के दौरान वाज़ेह तौर पर ये बताया गया था, वकला की जानिब से आर्ग्यू किया गया था दोनों तरफ से, कि उन्होंने मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी किया और मुईज़ अहमद को डराया, धमकाया। टॉप सिटी के दफ्तर के ऊपर छापे लगवाए गए। छापे लगवाने के बाद वहाँ से उनका सारा सामान उठा लिया गया। तलाई ज़ेवरात थे वो वहाँ से उठा लिए गए। फिर एक कुछ लोग दरमियान में आए इस मामले को सेट करने के लिए और यहाँ तक भी मैं आपको बताऊँ कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसमें कहा गया कि मुईज़ खान जो हैं वो इस हवाले से किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर वो उनको इन्वेस्ट भी कराने की बात की गई। तो बहरहाल ये एक चीज़ चली। फिर ये नवंबर में इस केस के अंदर एक बड़ा जो है वो नवंबर 2023 में ये बड़ा ट्विस्ट आया, जब इस 3 रुकनी बेंच ने ये डायरेक्शंस दी कि जी इस वाक़े के मामले पे, टॉप सिटी के मामले पे इंक्वायरी की जाए। पाक फ़ौज ने इंक्वायरी की, अप्रैल में इंक्वायरी बैठी। फिर अब ये इंक्वायरी रिपोर्ट ज़ाहिर है पाक फ़ौज के पास आई, तो उन्होंने अभी ये फ़ैसला किया है। जैसे आज सबसे बड़ी खबर इस्लामाबाद क्या पाकिस्तान की यही है कि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो है फ़ील्ड कोर्ट मार्शल के अंदर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है उसका आगाज़ करते हुए उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। फ़ौज ने अपने तहवील में रखा है। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो दो चीज़ें हैं। एक तो टॉप सिटी का केस है और दूसरा ये कहा गया है कि बाद अज रिटायरमेंट भी जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए हैं और सबूत मिले हैं जिस पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक टॉप सिटी नहीं है बल्कि और मामलात भी हैं जहाँ पर वो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुर्तकिब हुए हैं, जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और उसके साथ साथ एक जो पाक फौज का खुद एहतसाबी का अमल था उसका भी वाज़ेह एक सबूत सामने आ गया है कि एक ऐसा शख्स जो माजी में ताकतवर तरीन तस्वुर किया जाता था। आप DGC के हवाले से देख लें, आप उसको DGISI के हवाले से देख लें। उसके बाद उन्होंने कोर कमांड की, फिर उसके बाद जो आर्मी चीफ के लिए समरी गई उसमें भी ज़रा कहते हैं कि उनका नाम शामिल था।
तो इस शख्स को भी जो एहतसाब है उससे बालातर नहीं समझा गया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो सिफारिशात थी उन पर अमल दरामद किया गया और मुस्तकबिल करीब में जो है वो इस हवाले से हतमी नतायज भी सामने आ जाएंगे। तो ये खुद एहतसाबी का अमल जो फ़ौज में नज़र आता है, क्या आप समझते हैं कि इसको दूसरे इदारों को भी उसकी तकलीद करनी चाहिए? देखिए कुछ अर्सा पहले DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पाक फ़ौज पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जहाँ पर खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। इससे पहले भी जो है हमने देखा कि साबिक DGISI थे असद दुरानी साहब, उनके हवाले से जब उन्होंने स्पाई क्रॉनिकल्स के नाम से एक बुक लिखी थी इंडियन एक ऑथर के साथ मिलके, उस पर उनके खिलाफ जो है एक तादीबी कार्रवाई शुरू की गई, उनके खिलाफ उनको रिंग्स इस्तेमाल करने से रोका गया, उनको उनकी पेंशन वगैरह सब रोक दी गई थी। वो भी एक सामने था। तो ज़ाहिर है खुद एहतसाबी का अमल जो पाक फ़ौज के अंदर है वो तो हमने देखा कि वो जारी रहता है, और मुख्तलिफ ऐसे भी कर्नल्स और ब्रिगेडियर्स लेवल के जो अफसरान थे उनके ऊपर फील्ड कोर्ट मार्शल में जब सारी चीज़ें साबित हुई तो उनको उनको ओहदे से हटा दिया गया, उनको सजाएं दी गई। तो ये एहतसाब का अमल तो फ़ौज के अंदर जारी रहता है। अब ये जहाँ पे केस सामने आया है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल इसलिए है कि यहाँ पर हमेशा से ये बात इंटरकनेक्ट की जाती थी कि जी जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक जो है वो बानी PTI इमरान खान के साथ बहुत करीबी रहा है। और हमने देखा भी कि उनके दौरे इक़्तिदार में जितना जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम था, उसके उस वो बहुत बड़ा नाम था इमरान खान के बाद बज़ाते खुद। और इमरान खान साहब खुद भी ये चाहते थे कि अगर पाकिस्तान का नया कोई आर्मी चीफ बने तो वो जनरल फैज़ हो। तो बड़ी सूरत हाल अब वो रिकॉर्ड पे है, हर चीज़ें मौजूद हैं। तो उनके करबत की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर थे, तो उन्होंने अपने कुछ ऐसे काम भी कर दिखाए। लेकिन जो अभी ISPR का एलामिया जारी हुआ उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जी उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो अब इख्तियारात का इस्तेमाल करना शुरू किया। जबकि होता ये है कि कोई भी सिविल जो अफसर होता है ख़ास तौर पर वो इन 2 साल कम अज़ कम उसको कोई भी सियासी एक्टिविटी या कोई नहीं करनी पड़ती। तो ज़ाहिर है उनके पास कोई सबूत आए हैं तब जाके उन्होंने कोर्ट मार्शल करने के हवाले से कार्रवाई जो है वो जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ शुरू की है। ये तो पहली बड़ी खबर थी जिसमें कोर्ट मार्शल शुरू किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का। आज की दूसरी बड़ी खबर जो है वो अडयाला जेल से है, जहां पर बानी PTI ने एक दफ़ा फिर जो है वो धमकी अमेज़ लहजा इख्तियार किया है। उन्होंने जो कहा था कि मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं, उसकी नफ़ी की है आज फिर उन्होंने। एक चीज़ तो जो हमारे गुज़िश्ता वीलाग में हमने कही थी कि इस्टेब्लिशमेंट से उनका कोई राब्ता नहीं है, उसकी तस्दीक कर दिया उन्होंने कि इस्टेब्लिशमेंट से उनका कोई राब्ता नहीं है। लेकिन साथ-साथ उन्होंने एक जो बात कही है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो PTI को नहीं दी जा रही, और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो इसके खिलाफ वो स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल देंगे। तो क्या PTI जावेद सुमरो इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट चला सके, या मुल्क इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि इस वक्त किसी ऐसी जो आप कह लें एहतजाज है उसको किया जा सके? देखिए मैं पहले भी आपने जैसे खुद अपनी बात में कहा कि इमरान खान साहब की तरफ से जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते या मुज़ाकरात, आज उन्होंने खुद इस बात की खुद नफ़ी कर दी। अब हम पहले दिन से यही कह रहे हैं क्योंकि जब तक ये बात बज़ाते खुद कहीं ऐसे शख्सियत जो PTI की अहम शख्सियत उनके मुंह से नहीं सुनते, तब तक ये सोशल मीडिया के चौंचले थे। वहाँ पर ये सिर्फ चौंचले छोड़ के अपने PTI के कारकुनान को एक्टिव रखने की कोशिश की गई थी। अब जो धमकी दी है इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के, जो हमारे सहाफ़ी दोस्तों से बात की है जी स्ट्रीट मूवमेंट, भाई स्ट्रीट मूवमेंट ऐसे नहीं चलती कि आप अंदर बैठे हो और बाहर से जाके कोई आपका जो है स्ट्रीट मूवमेंट चलाए। इस वक्त PTI तितर बितर है। PTI के अंदर ऐसे लोग आ गए हैं या ऐसे लोगों ने PTI को टेक ओवर किया है जो ये समझता है कि PTI का एक पॉकेट मेरा है, दूसरा कहता है दूसरा पॉकेट मेरा है, तीसरा कहता है जी मेरा है। तो अब इस सारे डिवीजन के अंदर PTI का कारकुन किधर जाएगा? PTI का कारकुन उस तरह से सामने नहीं आएगा। और मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि PTI के कारकुनान जो है ना ज़्यादातर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, और सियासत के अंदर जमहूरियत के अंदर अगर कुर्बानियाँ देनी होती है तो फिर आपको फील्ड में आना पड़ता है। आपको एहतजाज के तौर पर आपको सामने आना पड़ता है कि किस तरह से एहतजाज किया जा सकता है। उसकी वाज़ेह मिसाल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसकी वाज़ेह मिसाल अवामी नेशनल पार्टी और दीगर सियासी जमातें जिनके कारकुनान रोड पे आकर बाकायदा तौर पर जो है वो एहतजाज करते हैं। यहाँ मुझे इतने अरसे के दौरान कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। हत्ता कि इमरान खान साहब अंदर है तो उनके उसके बावजूद भी सोशल मीडिया तक की हद तक की तमाम चीज़ें हैं। अब जो लेकिन पार्टी तितर बितर हो वो कैसे किस तरह से एहतजाज करेगी?
लेकिन आज एक जो 3 नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला आया है, इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है वो बहाल किया है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जो नशिस्तें हैं वो बढ़ती नज़र आ रही हैं कि मज़ीद 3 नशिस्तें उनको मिल गई हैं। तो उस हवाले से भी आज मुख्तसरन जो उनका कहना था वो ये कहना था कि मखसूस नशिस्तें भी पीटीआई को नहीं दी जा रही, बानी पीटीआई का, और उसके बाद वो एहतजाज करने जाएंगे अगर ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद, पार्लियामेंट की तरफ से जो तरमीम सामने आ रही है और 2/3 अक्सरियत के बाद उनको उसमें तरमीम का खदशा, किस नज़र से देखते हैं, क्या होने जा रहा है? क्या ऐसी कोई सूरत हाल बनती नज़र आती है जिस तरह वो कभी बांग्लादेश से आपका मुआवजा करते नज़र आते हैं, कभी किसी मुल्क से मुआवजा करते नज़र आते हैं? देखिए, बतौर सियासी लीडर उन्होंने मवाजना ज़ाहिर है दीगर ममालिक के साथ ही करना है, वो बेशक करते रहे। लेकिन हकीकत यही है कि उनको अब रिज़र्व सीटें मिलती हुई हमें भी नज़र नहीं आ रही। पार्लियामेंट ने अपना काम कर लिया है, चाहे आप पार्लियामेंट में कितना भी इल्ज़ाम लगाएं कि जी फलाना फलाने के साथ है, फलाना एमएनए फलाने के साथ है, तो ज़ाहिर है भाई वहाँ जो एमएनए मुंतखब होकर आए वो अपनी सियासी पार्टी, सियासी जमात के साथ ही रहेगा ना। अपनी सियासी जमात के जो एसओपीज़ हैं, उनके जो मंशूर है, उनकी जो पॉलिसी है उसको फॉलो करेगा। तो वहाँ पे ये हुआ। अब जिनकी वहाँ पे अक्सरियत है उन्होंने वो चीज़ करके दिखा दी, और पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कानून साजी किसी भी तरीके की कर सकती है। हाँ, अलबत्ता उस इलेक्शन तरमीमी जो इलेक्शन एक्ट 2024 उसके अंदर दूसरी जो तरमीम है उसमें वाज़े तौर पर उन्होंने रिजर्व सीट्स जो इनको मिलनी थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, वो पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया जी नहीं मिलनी चाहिए। अब जब उन्होंने फैसला कर लिया है तो वो नहीं मिलेगी, और इसका डर क्या, अब तो ओपन ही ये चीज़, इमरान खान को खौफ नहीं करना चाहिए। अब उनको सोचना चाहिए कि ये सीट्स में वापस कैसे लूँ। उसका वाहिद हल यही है कि आप अदालतों में जाएँ, कोर्ट ऑफ लॉ का दरवाज़ा खटखटाएं, वहाँ पर जाएं, कानूनी जंग लड़ें, और कानूनी जंग लड़के अपने अगर आप समझते हैं कि आपका राइट है तो आप वहाँ से राइट ले लें। अगर नहीं समझते, आपको नहीं मिलता, तो फिर आप इस तरह से बैठ के फिर बयानबाजी करते रहें। बाकी जो सोशल जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होती है पार्टी के अंदर, वो मुझे कम अज़ कम इसलिए नज़र नहीं आ रही कि इमरान खान साहब जेल में गए तो उस तरह से सूरत हाल सामने नज़र नहीं आई थी, और ये एक सियासी जो कारकुन होता है ना, उसके अंदर ये चीज़ें नज़र आती हैं। देख मजमूई तौर पर जो सूरत हाल नज़र आती है, जो एक दावा किया जा रहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट का, कि उनकी हदायत जो है वो दे दी गई हैं बानी पीटीआई की, ग्राउंड पर ऐसी सिचुएशन इसलिए नज़र नहीं आती कि जो पीटीआई की अगर मजमूई तौर पर देखें पूरी पार्टी जो है पीटीआई, वो धड़ों में तकसीम नज़र आती है। हर जो धड़ा है उसका अपना एक मौक़िफ़ है, और एक अगर एक मौक़िफ़ लेके आता है तो दूसरा उसकी नफ़ी करते नज़र आता है। जिस तरह अगर आप देखें तो जो अपोजिशन लीडर हैं, एक तरफ वो 8 फरवरी के इंतखाबात पर तनकीद करते नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ अपनी नशिस्त के हवाले से उन्होंने हुक्म इम्तनाई भी ले रखा है। अब मुस्तकबिल करीब में क्या सूरत हाल बनती है ये देखना होगा, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये हैं कि इस वक्त तक पीटीआई मुश्किलात का शिकार है, और मुस्तकबिल करीब में उसकी ये मुश्किलात बढ़ती नज़र आ रही हैं। और इसके साथ साथ जो खुद एहतसाबी का अमल है पाक फ़ौज के अंदर, वो मज़ीद होता नज़र आ रहा है, और इसका दायरा कार दीगर इदारों तक वसी भी हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।